हेलो एवरीवन। कल कुछ कारणवश हमारी क्लास आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मैं राइबोसोम पे मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया था। उसको एक बार जल्दी से देखते हैं। मैंने आपको कल अनाउंस कर दिया था कि हम लोग इन 5 टॉपिक को हमारी पांचों यूनिट से पेपर थर्ड पार्ट बी जो आपका साइंस वाला पोर्शन है उससे हर यूनिट से मैंने एक स्पेशल टॉपिक पिक किया है। उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे जितने मिनिमम टाइम में हम बाय सिनॉप्स कंप्लीट कर सकते विद ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल वो कंप्लीट करेंगे ताकि वो बच्चे जिनका कुछ छूटा हुआ पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। सेल वाला टॉपिक चूंकि आपको पता है बहुत बड़ा टॉपिक है, कल की क्लास में ये हो पाया था बट थोड़ा सा इसका जो पार्ट बचा हुआ है और चूंकि सेल डिवीजन भी पढ़ाना था तो मैंने सोचा एक क्लास पूरी ले ली जाए। तो आज इसको हम पूरा सेल डिवीजन तक कंप्लीट करेंगे क्योंकि देखिए सेल बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोगों ने जब कल सेल स्टार्ट किया था तो हमने पूरा पढ़ा था कि सेल की परिभाषा कैसे लिखेंगे, सेल की खोज किसने की है, सेल का आकार क्या है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पूरी बात की थी कि भैया पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन सी कोशिका होती है, मानव में कौन सी बड़ी छोटी कोशिका होती है, कोशिका सिद्धांत जो कि अलग से हमारा एक 7 मार्कर हो सकता था। उसमें भी स्लाइडेंसॉन के साथ साथ हम लोगों ने रुडोल्फ विर्चो वाला कोशिका सिद्धांत भी क्या किया था, पूरा देखा था। ठीक, उसके बाद हम लोग आ गए थे किस पर, टाइप्स ऑफ सेल पर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पहले मैंने आपको पूरी प्रोकैरियोटिक सेल समझाई थी। प्रोकैरियोटिक सेल से हर एक डिटेल हम लोगों ने क्या की थी, समझी थी। और फिर हम लोग मूव ऑन कर गए थे किस पे, यूकैरियोटिक पे। ठीक, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सभी को इन क्लासेस में मजा आ रहा होगा। इस तरीके से पढ़ोगे ना, थोड़ा इनोवेटिव तरीके से, तो जब आप लोग एग्जाम में याद करोगे कि क्या लिखना है तो आपको वो सेल का डायग्राम याद आएगा और जरूर आएगा और बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर हमने बोला प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक के दो टाइप्स थे। उसके बारे में हमने क्या किया, पढ़ना स्टार्ट किया कि प्लांट सेल में क्या सिमिलरिटी, एनिमल सेल में क्या है, क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। और उसके बाद हम लोग आ गए थे इनके सेल ऑर्गेनल पढ़ने पर, सेल के स्ट्रक्चर पर। और सेल के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिवाइड किया था दो पार्ट में, एक था बाहरी आवरण और एक था प्रोटोप्लाज्म। बाहरी आवरण में हमारा पहला आया था सेल वॉल और दूसरा आया था सेल मेम्ब्रेन, भित्ति और झिल्ली, ये दोनों हम पढ़ेंगे मैंने कहा था। फिर अंदर का लिक्विड, अंदर का पूरा लिक्विड जो रहता है वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव, उसको पढ़ना हमने शुरू किया था। उस प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस पढ़ा और न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म, और सेल ऑर्गेनल पढ़ना हम लोगों ने क्या कर दिए थे, स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा इसको इसी तरीके से पढ़ा था। सबसे पहले मैंने आप लोगों को सेल वॉल, कोशिका भित्ति के बारे में बताया था। फिर आप लोगों को मैंने पूरा सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, ये थे हमारे सेल वॉल। दूसरा स्टार्ट हुआ था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पूरी बात की। फिर हम लोगों ने बात की थी किसके ऊपर, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, और पूरी जीव द्रव के ऊपर बात करने के बाद हम लोग आ गए थे किसके ऊपर, तो न्यूक्लियस के ऊपर। और न्यूक्लियस का पूरा हर एक ऑर्गन की बात हम लोगों ने की थी कि कभी पूछ ले कि केंद्र की भूमिका क्या है, केंद्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं, हर चीज हम लोगों ने यहाँ पर क्या की थी, कंप्लीट की थी। तो पार्ट ऑफ न्यूक्लियस हम लोगों ने किए थे न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन नेटवर्क। अब क्रोमेटिन नेटवर्क से क्या बने थे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या थे, तो डीएनए, तो हमने क्रोमोसोम पढ़े थे, डीएनए पढ़े थे। ठीक है, क्रोमोसोम के पूरे टाइप, डीएनए के बारे में हर एक चीज यहाँ पर हम लोगों ने क्या की थी, कंप्लीट की थी। और फिर हमने आरएनए भी पढ़ लिया था क्योंकि डीएनए और आरएनए हमें याद होना चाहिए। और फिर हम लोगों ने आरएनए के बाद पढ़ लिया था कि जीन क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग बाहरी आवरण पढ़ चुके हैं, प्रोटोप्लाज्म तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग देखेंगे हमारे सेल ऑर्गन। ठीक है, अब हम लोग हमारे साइटोप्लाज्म में देखेंगे सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल में कौन कौन, तो बेटा राइबोसोम से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सेल ऑर्गेनल हमें कौन कौन से पढ़ने, तो राइबोसोम, गोल्जिकाई, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे। चलो एक बार इसको फटाफट से देखना स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें राइबोसोम की, तो सबसे पहली चीज जो हमें राइबोसोम में याद रखनी है वो ये है कि राइबोसोम के जो खोज करता है वो कौन है, तो जॉर्ज पैलेड ने इनकी क्या की थी, खोज की थी 1953 में। राइबोसोम बने होते हैं किससे, तो मैंने बताया था आरएनए और प्रोटीन से, ये बात बेटा याद रखनी है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। आरएनए होते हैं ना, राइबोसोमल आरएनए। तो जो राइबोसोम होते हैं वो किनसे बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से। हमारी कोशिका का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल पूछे तो क्या लगा के आओगे, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की, जॉर्ज पैलार्ड ने। सबसे छोटा गोलाकार झिल्ली रहित अंग छोटा छोटा रहता है, वो कौन है, राइबोसोम। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा, तो ये कोशिका अंगों के ऊपर या साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ भी रहता है। तो इसकी मेन लोकेशन रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर या न्यूक्लियस के अंदर, या बाहर भी बिखरा रहता है। और ये सभी में होता है, हर तरह की सेल में पाया जाता है, चाहे कोई प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे कोई यूकैरियोटिक। हर तरह की सेल में पाया जाने वाला कोशिका अंग क्या है, हमारा राइबोसोम, सबसे छोटा कोशिका अंग। अब राइबोसोम जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S।
अब सबसे पहले तो हमें यही नहीं समझ आता कि मैडम एस क्या है, तो मैं आपको बता दूं एस होता है स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरी पीवाईक्यू वाली क्लास अटेंड करी होगी और वो पीडीएफ आपके पास होगी, तो आप लोगों को पता होगा कि सेल से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, और उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी था हमारा कि 70S और 80S राइबोसोम में एस क्या है, 2 मार्कर में आया था। मतलब हर एक डिटेल हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने बात किया स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये क्या होता है। तो ये बोला जाता है कि स्वेडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट उस चीज का मापन है कि जब किसी तरल में किसी द्रव, छोटे छोटे कण है, बहुत तेजी से अगर घूम रहे तो वो किस दर से नीचे बैठेंगे, द रेट ऑफ सेटलमेंट, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर अल्ट्राफ्यूगेशन, बहुत तेजी से कणों को घुमाने के बाद उनके नीचे बैठने की दर क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और इसी आधार पर ये एस बनाया गया है। 70S जो रहता है, यहाँ पे जोड़ना नहीं है, ये दो हिस्सों से बना रहता है, 50S और 30S। जोड़ेंगे तो 80S आएगा, पर मैंने कहा जोड़ना नहीं, दो हिस्से रहते हैं इसमें 50 और 30। ये 70S वाले जो रहते हैं यूजुअली प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है 70S राइबोसोम्स वो वाले राइबोसोम होते हैं जो 50S और 30S के सहयोग से बने होते हैं, ठीक है। ये यूजुअली हमारे प्रोकैरियोटिक सेल या माइटोकॉन्ड्रिया में जो मिल रहे हैं वो 70S होंगे, या फिर क्लोरोप्लास्ट में जो मिल रहे हैं वो क्या होंगे, 70S होंगे, इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 80S, तो 80S किससे कॉम्बिनेशन से बने होगी, 60S और 40S के कॉम्बिनेशन से बने, और ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मेनली पाए जाते हैं आपके न्यूक्लियस, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। जो यूकैरियोटिक जितनी भी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो लगे होते हैं, जो न्यूक्लियस के ऊपर लगे, मतलब जो मेन वाले होते हैं, मेन काम करने वाले कौन से होते हैं, 80S। जो छोटी छोटी जगहों पे पाए जाते हैं वो कौन से, 70S। एस क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, अवसादक या अवसादन गुणांक, स्वेडबर्ग इकाई, जो कि किसी कणों के अल्ट्राफ्यूगेशन के बाद नीचे बैठने की दर को मापता है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन आफ्टर द अल्ट्राफ्यूगेशन, उसको मापने की दर कहलाती है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो आई होप ये पेज से आपको सारी बातें समझ में आई होगी, दोनों ही बातें। क्या क्या बातें हमने राइबोसोम के याद रखनी कि हमारी कोशिका में मिलने वाले सबसे छोटा कोशिकांग स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल गोल है, ठीक है। और कैसा होता है, तो आपको याद रखना है झिल्ली रहित है, ठीक। ये क्या कहाँ मिलता है, सभी में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सभी में आपको क्या मिलेगा, तो राइबोसोम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि राइबोसोम करता क्या है, तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, और ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक 70S और दूसरा 80S, दो टाइप का राइबोसोम होता है। और राइबोसोम 70S और 80S में क्या डिफरेंस है, तो 70S 50S और 30S से बना है, ये 60S और 40S से बना है। स्वेडबर्ग यूनिट क्या होती है, सब हमने देख लिया। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जो राइबोसोम होता है वो कहलाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, सिंथेसाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण करना किसका काम होता है, राइबोसोम का, ठीक है। तो राइबोसोम आपको याद रखने हैं, छोटे छोटे गोले हैं, उनका काम कहाँ पर मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सभी में, और उनके दोनों टाइप 70S और 80S। आई होप सभी को राइबोसोम क्लियर होगा, आप लोग अपने नोट्स भी बना रहे होंगे या फिर फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन तो हो ही रहा होगा, ठीक है। बेटर तरीके से आप लोग सिनॉप्स बना पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने पीपीटी का क्राइटेरिया पे थोड़ा चेंज किया, जिससे थोड़ा इनोवेटिवली आप लोग देखें और आप फटाफट फटाफट क्या कर सके, इसको लिख सके। मेरे साथ अगर लिखेंगे तो 1 से 2 घंटे में आपका ये पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप वैसे ही क्या करें, कंप्लीट करें। अभी जुलाई चल रहा है, मैं कोशिश करूंगी, मैंने आपको कहा था कि मैं अगस्त तक आपको मैक्स टू मैक्स टॉपिक क्या करवा दूं, यूनिट 3 के कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। जैसा कि सभी बच्चों के बार बार मैसेज आते हैं कि मैडम ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि बहुत सारी ऑफलाइन बैचेस रहती है, उसमें भी लेक्चर्स रहते हैं, तो उसके साथ साथ में अपने यूट्यूब जितने भी स्टूडेंट हैं जो हम लोगों से जुड़े रहते हैं, जो प्री में भी जुड़े थे, उनके लिए कुछ ना कुछ लेक्चर तो जरूर लाते रहे, ठीक है। चलिए, तो राइबोसोम के बारे में हम लोगों ने सारी बातें सीख ली। अब आते हैं दूसरे सेल ऑर्गेनल पे, और जो दूसरा सेल ऑर्गेनल है वो क्या है, तो वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम में तो किसी को कोई डाउट नहीं, सबसे छोटे छोटे गोले पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइजेशन का, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, क्योंकि आरएनए से बने होते हैं, और आरएनए का काम ही क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का प्रोटीन बनाने का, ठीक है। तो ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। 70S और 80S दो टाइप के होते हैं। ईआर की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह की नली है, सुनना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी सेल में फैली हुई इस तरह की नली है, जो कहां से कहां तक, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई है, दिख रहे हो, यहां से यहां तक। ईआर मतलब ये हमारे पूरे इसमें सेल के अंदर एक बहुत बड़े झिल्ली तंत्र का निर्माण कर रही है,
मतलब मैं कह सकती हूँ कि इसे हमारी कोशिका का कंकाल कहा जाता है, क्योंकि अंदर पूरा मेम्ब्रेन सिस्टम बनाना किसका काम होता है, ईआर का काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। कहाँ से कहाँ तक फैली रहती है, तो याद रखेंगे बाहर की झिल्ली से अंदर की न्यूक्लियस तक की झिल्ली तक फैली होती है। काम ही क्या होता है, इस तरह की ट्यूब्यूल से, छोटी छोटी ट्यूब से जो काम ही क्या करती है, पदार्थों के आवागमन का, एक पदार्थ को अंदर से बाहर लाना या बाहर से अंदर ले जाना, तो ये काम किसके थ्रू होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो समझना हर ऑर्गेनल को बहुत ईजी है। प्रोटीन फैक्ट्री पूछो, राइबोसोम बता देना। कंकाल पूछो, जो झिल्ली बना रही, ट्यूब्स बना रही, तो ईआर लगा देना। अंतः प्रद्रवी जालिका, जिसकी खोज किसने की है, तो इसको हिंदी में आप लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अंतः प्रद्रवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख देंगे तब भी कोई गलत बात नहीं है, पर अंतः प्रद्रवी जालिका के नाम से भी इसे जाना जाता है। किथ पॉटर ने 1945 में इसकी खोज की थी, ये ट्यूब से, ठीक है, जो कहां से कहां तक फैली हुई, तो अंदर से बाहर तक। तो आप लोगों को लिखना है टाइनी टेब्युलर स्ट्रक्चर, सूक्ष्म नलिका संरचना है जो नाभिक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक फैली है, ठीक है, स्कैटर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, तो ये केवल यूकैरियोटिक में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में पाई नहीं जाती, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है कोशिका का कंकाल या ढांचा, इस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कोशिका में किसका, झिल्ली तंत्र का, मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इसे कोशिका के कंकाल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मेन काम क्या है, तो इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों का परिवहन। अंदर से बाहर अगर किसी पदार्थ को लाना ले जाना है तो किसकी हेल्प से होगा, ये तो किसकी हेल्प से होगा, सेल की हेल्प से, ठीक है। और इसके टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एससीआर और एक होता है आरईआर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों तरह की आपके पास अंतःप्रद्रवी जालिकाएं पाई जाती है। स्मूथ वाली जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है, चिकनी, जिनके ऊपर छोटे छोटे गोले नहीं है। राइबोसोम नहीं है तो मैडम प्रोटीन तो बनाएगी नहीं, तो क्या बनाएगी, तो आपको याद रखना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है जो क्या बनाती है, तो जो बनाती है आपके स्टीरॉयड और लिपिड, क्या बनाती है, स्टीरॉयड और लिपिड बनाने का काम करती है। जबकि रफ, रफ मतलब खुरदुरी, खुरदुरी मतलब जिनके ऊपर राइबोसोम होंगे, और राइबोसोम होंगे तो क्या बनाएगी, प्रोटीन, ठीक है। तो ये केवल किस में पाई जाती है, यूकैरियोटिक में, और ये चिकनी भी हो सकती है और खुरदुरी भी। तो आपको याद रखना है ईआर मतलब ऐसी ट्यूब्स जो हमारे न्यूक्लियस से निकलकर बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई रहती है। किथ पॉटर ने 1945 में इसकी खोज की थी। और अंतःप्रद्रवी जालिका जो रहती है, इसका मेन काम है इस ट्यूब्स का पदार्थों का आवागमन, परिवहन करवाना, ट्रांसपोर्टेशन करवाना। और ये जो ट्यूब्स रहती है ये स्कैटर कहाँ से कहाँ तक रहती है, फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतनी बात हमें याद रखनी है। और ये केवल यूकैरियोटिक में पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाएगी। दो तरह की होगी, एक होगी चिकनी स्मूथ और एक होगी रफ। स्मूथ है मतलब खुरदुरी नहीं है, मतलब राइबोसोम नहीं, राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन तो नहीं बनाएगी, तो क्या बनाएगी, स्टीरॉयड और लिपिड। जिसके ऊपर राइबोसोम है वो है रफ, ठीक है। तो रफ मतलब खुरदुरी, वो क्या बनाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। बहुत आसानी से आपको इतनी सारी डिटेल याद हो गई। इसको क्या कहा जाएगा, तो हमारा कोशिका का कंकाल, स्केलेटन ऑफ द सेल, क्योंकि ये हमारी सेल में किसका, तो मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। चलिए, तो बहुत आसानी से, आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाएगा आपका लाइसोसोम। अब लाइसोसोम केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। चलो, लाइसोसोम की बात करें तो पहली बात तो ये किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में बोल रही हूँ मैं, सॉरी, एनिमल सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में मेनली पाया जाता है। क्यों मैडम ऐसा हो रहा है, कभी ये पूछ ले कि लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में क्यों रहता है, क्योंकि लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में रहता है क्योंकि एंजाइमेटिक क्रिया है ना, चीजों का बनना बिगड़ना हमारी बॉडी में ज्यादा हो रहा है। चल फिर हम ही लोग रहे, पाचन हमारे अंदर हो रहा है, पौधों के अंदर तो हो नहीं रहा है, इसलिए प्लांट को जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी बॉडी में बहुत सारी एंजाइम अभिक्रिया हो रही है, इसीलिए क्या, तो लाइसोसोम की हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इसलिए ये अधिकांशतः जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक कोशिका अंग है, एक सेल ऑर्गेनल है विच इज फाउंड यूजुअली इन द एनिमल सेल। जिसकी खोज किसने की, डी ड्यूब ने 1955 में। किसने खोज की, डी ड्यूब ने 1955 में। इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो इसका निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है ना। गोल्जी बॉडी की जो झिल्ली होती है ना, निर्मित झिल्ली बंद कोशिकांग से क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बॉल सेल ऑर्गन फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। ये एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो गोल्जी बॉडी से बनता है। इसके अंदर क्या रहता है, आपको समझना है, ऐसा लाइसोसोम रहता है। लाइसोसोम के अंदर ऐसा उबला हुआ लावा जैसा एक एसिड पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके अंदर जल अपघटकी एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनका पीएच कितना होता है, 1.5 पीएच है। मतलब कि इसके अंदर एकदम उबलता हुआ, खौलता हुआ एसिड होता है।
और ये काम क्या करता है, तो जितनी भी सड़ी गली पुरानी पैथोजन सेल्स है, लाइसोसोम उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। मतलब लाइसोसोम काम करता है इंटरसेल्युलर डाइजेशन का। इंटरसेल्युलर डाइजेशन का मतलब होता है अंतःकोशिकी पाचन। कोशिका को साफ रखने के लिए जो भी खराब सेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीसी का जीवन काल, जो हमारी रेड ब्लड सेल है, उनका जीवन काल होता है 120 दिन। मतलब 120 दिन के बाद वो कहीं ना कहीं जाके तो डेड होगी, तो वो प्लीहा में नष्ट हो जाती है ना। पर नष्ट करने के लिए जो लिक्विड लगता है वो कौन सा लगता है, वो होता है लाइसोसोम। कौन सा लगता है, लाइसोसोम। तो आपको याद रखना है कि लाइसोसोम क्या काम करता है। तो लाइसोसोम की खोज की डी ड्यूब ने 1955 में। ये गोल्जी बॉडी से बना एक झिल्ली युक्त तो कोशिकांग जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो आप लिख कर आएंगे इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, या इसको और ज्यादा हिंदी में लिखेंगे तो जल अपघटकी एंजाइम्स पाए जाते हैं। जल अपघटकी एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, तो जंतु कोशिका में ये क्या करते हैं, तो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल वॉर्न आउट सेल पार्ट एंड पैथोजेंस। मतलब जो सड़ी गली पुरानी अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करते हैं। अगर आपको नीचे का विजिबल नहीं भी हो तो मेरे सुनने में तो आपको आई है, तो आप वो बात पर ध्यान दीजिए कि मैंने क्या कहा, ये अंतःकोशिकी पाचन करने का काम करते हैं। मतलब ये सड़ी गली कोशिका को क्या करते थे, देखो इंटरसेल्युलर डाइजेशन, अंतःकोशिकी पाचन का काम करते हैं। पुरानी जो भी सड़ी गली चीज है ना, डाइजेशन, उसका डाइजेशन कर लेते, और इसके व्यंजन सफाई कर्मी की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो इसको कहा जाता है कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है, स्कैवेंजर बैंक सफाई बैंक कर्मी भी कहा जाता है, सुसाइडल बैंक आत्महत्या की थैली या सोल्जर सेल रक्षा भी करती है, आत्महत्या की थैली भी, एटम बॉम्ब भी, सफाई कर्मी भी। मैडम इतने सारे नाम करती क्या है, तो वैसे तो इसका मेन काम यही है कोशिका की सफाई करना। पर कभी कभी क्या हो जाता है, जब हमारी बॉडी में पैथोजेंस बढ़ जाते हैं, तो उन सभी पैथोजेंस को एक साथ नष्ट करने के लिए, खराब सेल्स को एक साथ मारने के लिए, ये क्या करती है, कभी कभी अपने खुद की सेल को ही ब्लास्ट कर लेती है। गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं मैं इतने सारे को कैसे नष्ट करूं, तो खुद की सेल को क्या कर लेता है, ब्लास्ट कर लेता है। और जब ये अपनी खुद की सेल को ब्लास्ट करता है तो पूरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम फैल जाता है और बॉडी की हर सेल नष्ट होने लगती है। और इसी को हम लोग कहते हैं कैंसर। ब्लड कैंसर भी इसी के कारण होता है। तो हमने क्या कहा कि लाइसोसोम वैसे तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, हमारे सारे अच्छे काम लाइसोसोम कर रहा है। लाइसोसोम सफाई कर रहा है, हमारी बॉडी की रक्षा कर रहा है, सड़ी गली सेल को नष्ट कर रहा है, इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम है और ये जंतु में ही पाई जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सब अच्छे काम कर रहा है, बस इसको गुस्सा ना है। गुस्सा ना है मतलब क्या ना हो, तो जब हमारे शरीर में पैथोजन की मात्रा क्या हो जाती है, एरो लगा है, मतलब क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दूं, किसकी मात्रा बढ़ जाए, आरबीसी की। आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा लाइसोसोम आरबीसी के पास ही, सॉरी डब्ल्यूबीसी के पास ही होते हैं। श्वेत रुधिर कणिका है, व्हाइट ब्लड सेल्स के पास ही होते हैं, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी रक्षा करने का काम करते हैं, तो इनके पास लाइसोसोम बहुत ज्यादा होते हैं। लाइसोसोम बढ़ेगा, लाइसोसोम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बढ़ेंगे। और एक ऐसी स्टेट आ जाएगी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम इतने बढ़ गए कि लाइसोसोम को गुस्सा आ जाएगा, वो बोलेगा अब मैं अंदर नहीं रख रहा हूँ, वो क्या कर देगा, ब्लास्ट, और अपनी पूरी खुद की सेल को क्या कर देगा, ब्लास्ट कर देगा। और जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो बाहर निकल आएंगे और हर एक सेल को नष्ट करने लगेंगे। और इसी को हम लोग कहते हैं ल्यूकेमिया का होना, ब्लड कैंसर का होना। तो कभी कभी जब ये बहुत ज्यादा पैथोजेंस बढ़ जाते हैं, पुरानी खराब सेल्स बढ़ जाती, तो उन्हें नष्ट करने के लिए, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए कभी कभी लाइसोसोम अपनी सेल को क्या कर लेता है, ब्लास्ट। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली या एटम बम। और अगर ऐसा ना करे तो ये सफाई कर्मी है और रक्षा करता है हमारी, ठीक है। तो इतनी बात को आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। अगला पार्ट, ये वाला पार्ट भी आपका, सेंट्रोसोम भी किस में पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम भी केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। तो मैडम पहले आपने क्या पढ़ा है, तो पहले मैंने आपको क्या पढ़ा है बेटा, पहले मैंने आपको राइबोसोम पढ़ा है। राइबोसोम हर जगह होते हैं, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, सब में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कौन सा दूसरा, तो मैंने बताया ईआर। ईआर प्रोकैरियोटिक में नहीं रहेंगे पर यूकैरियोटिक, प्लांट और एनिमल दोनों में रहते हैं। पर अगर मैं लाइसोसोम और सेंट्रोसोम की बात करूं तो ये केवल और केवल पाए जाते हैं कौन सी सेल में, केवल और केवल एनिमल सेल में होते हैं, यूकैरियोट में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो हमने कहा आपका सेंट्रोसोम किन्होंने, तो सेंट्रोसोम की खोज की किन्होंने, बेनेडेन ने इसकी खोज की है और नाम इसको दिया है बॉवेरी ने, ठीक है। नाम किसने दिया है, बॉवेरी ने। ये केवल किस तरह की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं सेल डिवीजन के टाइम, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। सेल डिवीजन के टाइम ये क्या करते हैं, ये जो लाइसोसोम रहते हैं इनसे सेंट्रियोल निकलते हैं। लाइसोसोम ऐसे ट्यूब्यूल्स जैसे रहते हैं,
ना, ऐसे ट्यूब्यूल्स जैसे ऐसे रहते हैं, इनसे सेंट्रियोल निकलते हैं। तो लाइसोसोम न्यूक्लियस के पास, ये हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे हमने कहा सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम क्या काम करते हैं, तो इन सेंट्रोसोम से निकलते हैं आपके इस तारक काय से बनते हैं तारक केंद्र। ऐसे छोटे 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 वो बनते हैं, ट्यूब्स बनने लगते हैं, ऐसे ट्यूब्स, 2 ट्यूब्स बने, हमने कहा क्या बना, सेंट्रियोल बना। सेंट्रियोल का मतलब होता है तारक केंद्र। ये तारक केंद्र जब सेल डिवाइड होती है तो दोनों पोल्स पे जाके बैठ जाते हैं, इधर आके बैठे और इधर भी आकर बैठे। ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, तो इन सेंट्रियोल से एक तरह की रेज निकलती है जिनको कहते हैं एस्ट्रल रेज। कौन सी किरणें निकालते हैं ये, एस्ट्रल रेज निकालते हैं। ये एस्ट्रल रेज बना देते हैं ऐसी जालनुमा संरचना, और इस जालनुमा संरचना को कहते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर, तुर्क तंतु। और ये जो तुर्क तंतु रहते हैं ये गुणसूत्रों से जाकर जुड़ जाते हैं। गुणसूत्रों की क्रोमेटिड सिस्टर, ये ऐसे रहते हैं ना गुणसूत्र, इनके 2 छोर हैं, एक क्रोमेटिड सिस्टर ऊपर एक नीचे, तो ये इनसे जाकर क्या होते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ऐसे गुणसूत्रों से जाकर जुड़ जाते हैं और गुणसूत्रों की दोनों क्रोमेटिड सिस्टर को आपस में तोड़ देते हैं। मतलब सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम को तोड़ने के लिए जो स्पिंडल फाइबर बनता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में तो ये अपने से बन जाता है, पर एनिमल सेल में इसको बनाने के लिए कौन सा ऑर्गन लगता है, तो कौन सा ऑर्गन लगता है बेटा, सेंट्रोसोम। अगर गलती से मैंने कहीं पर राइबोसोम बोल दिया हो तो प्लीज फॉरगेट, ठीक है, कभी कभी क्या होता है बोलने में आ जाता है, शायद आई थॉट पहले राइबोसोम बोल दिया, नहीं ध्यान गया तो कोई बात नहीं, ठीक। चलो, तो सेंट्रोसोम क्या काम करते हैं, तो सेंट्रोसोम के जो नाम देने वाले वो बहुत फेमस है, बोवेरी। ये मेनली एनिमल सेल में पाए जाते हैं और सेल डिवीजन के टाइम बहुत हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन के टाइम आपको याद रखना है ये क्या बनाते हैं, तो ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, तुर्क तंतु बनाते हैं, जो गुणसूत्रों को 2 भागों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो आपके सेंट्रोसोम से बनेंगे सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से निकलेंगे स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, क्रोमोसोम को 2 पार्ट में तोड़ देंगे। इससे ज्यादा आसान इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो, ये हो गए 2 हमारे एनिमल सेल वाले। अब एक आता है प्लांट सेल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई सीक्वेंस हम लोग नहीं पढ़े, है ना, हम लोगों ने बस करते जा रहे हैं एक एक सेल ऑर्गन। प्लांट सेल में एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड कहलाता है किचन ऑफ द प्लांट सेल, कोशिका का रसोई घर कहलाता है। ठीक है, प्लास्टिड नहीं कहलाता कोशिका का रसोई घर। अब सुनना क्या होता है, तो प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है, तो प्लास्टिड जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका, हाँ भाई, प्लास्टिड जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कहाँ पर, तो प्लांट सेल में पाया जाता है, और ये प्लांट सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्लांट सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तो वो है प्लास्टिड। अब दूसरी चीज आपको याद रखनी, प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। हाँ जी, प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, तो प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं क्योंकि प्लांट सेल में फूड का स्टोरेज होता है। ठीक है, प्लांट सेल में अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है, लीव्स का कलर होता है, प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए प्लास्टिड ह्यूमंस में नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड में जो क्लोरोप्लास्ट है जिसको हम लोग कहते हैं हरित लवक, ये हरित लवक पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। किन भाग में पाया जाता है, पौधों के हरे भाग में। हरित लवक पौधों के हरे भाग में पाया जाता है, और उन जगह पे मिलता है जहां पर सनलाइट पहुंचती है, मतलब यूजुअली लीव्स में। और ये वो जगह है जहां पर क्लोरोफिल होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और यहीं पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसीलिए इसको कहा जाता है किचन ऑफ प्लांट सेल। इसलिए ओवरऑल प्लास्टिड को किचन ऑफ प्लांट सेल कह देते हैं, है ना। पर इसमें किचन ऑफ प्लांट सेल मेनली कौन है, क्लोरोप्लास्ट। कौन है, क्लोरोप्लास्ट। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। हाँ, और इसकी खोजकर्ता नहीं लिखे वो भी लिख लेना, अर्नेस्ट हैकल ने क्या की, प्लास्टिड की खोज की। प्लास्टिड मेनली प्लांट सेल में मिलने वाला सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। इसके 3 पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसको वर्णी लवक के नाम से भी जाना जाता है, और ये होता है अवर्णी लवक। ठीक,
उसका काम क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट का काम तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में मिलता है, इसके अंदर क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, मतलब ये किचन है हमारे प्लांट सेल का। ठीक है, उसके बाद में बात करूँ क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट उन जगहों पर मिलता है जहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं, मतलब ग्रीन कलर वाली जगह को छोड़ के रेड कलर, येलो कलर, जितने भी अदर कलर है वो किसके कारण आ रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और इसका मेन काम होता है स्टोरेज करना, ये स्टोरेज एरिया होता है, संचित होता है, भंडारण करने का काम करता है। और इसके 3 टाइप होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट फैट, वसा का संचय करता है। ठीक है, फैट का, वसा का संचय करता है कौन, इलियोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट किसका संचय करता है, मंड का, कार्बोहाइड्रेट का। और प्रोटीनोप्लास्ट किसको स्टोर करके रखता है, प्रोटीन को। तो हमने कहा हमारे प्लास्टिड 3 टाइप के हो जाएंगे, बहुत बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है, जहां हरे रंग की पत्तियां होती है वहां कौन सा प्लास्टिड मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। वहां पर मेनली खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। जहां पर कोई दूसरा कलर मिल रहा है वहां पर कौन सा होगा, क्रोमोप्लास्ट। हरे को छोड़कर जो भी दूसरा कलर है वो क्रोमोप्लास्ट है। और जहां जहां भी भोजन का संचय हो रहा है वहां क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप है, अमाइलो, इलियो, प्रोटीनो। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का, मंड का संचय करता है। इलियोप्लास्ट वसा का और प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करता है। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है। ठीक है, पर प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा, यूकैरियोटिक में। प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है, वो कौन सा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद रखना है किस में मिलेगा, यूकैरियोटिक, प्लांट एंड एनिमल दोनों में मिल जाएगा। पादप और जंतु वसा दोनों में मिलता है यूकैरियोटिक में। प्लांट के जो खोज करता है वो माने जाते हैं कोलेकर ने। इसको क्या दिया था, नाम दिया था बायोप्लास्ट। और अल्टमैन द्वारा इसको क्या किया गया था, खोजा गया था। ये 2 नाम आप लोग याद रखना, कोलेकर और अल्टमैन। ठीक है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, तो बायोप्लास्ट, और इसका एक नाम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 2 नाम याद रखना। और बहुत ज्यादा हिंदी में इसको सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है, सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादा हिंदी में बात करूं तो सूत्रकणिका के नाम से भी इसको जाना जाएगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम याद कर लेना आप। तो रेस्पिरेशन में तो वैसे भी मैंने आपको कभी ना कभी बताया होगा, बट अभी याद कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है कोशिकीय श्वसन। जैसे मैं कहूँ अंतःकोशिकीय पाचन, तो आपको याद रखना है कहाँ पर, लाइसोसोम में। इंटरसेल्युलर डाइजेशन, पाचित करने का काम कौन कर रहा है, लाइसोसोम। और मैं कहूँ इंटरसेल्युलर रेस्पिरेशन, ठीक है, अंतःकोशिकीय श्वसन, उसका मतलब होता है ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ना और एटीपी के रूप में ऊर्जा को मुक्त करना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ऊर्जा को रिलीज करना। ये पूरा काम कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाते आना चाहिए कि भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, बाहरी झिल्ली ऐसी रहती है, आंतरिक जो झिल्ली रहती है उसपे ऐसी उंगली नुमा संरचनाएं रहती है, जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी, जो क्या करती है, अवशोषण की सतह को बढ़ाती है ताकि ऊर्जा और ज्यादा बन पाए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने खुद के राइबोसोम होते हैं जो क्या कहलाते हैं, 70S। खुद का डीएनए होता है ऐसा गोलाकार, और जो अंदर भरा हुआ जो लिक्विड है वो क्या कहलाता है, जो थिक गाढ़ा द्रव है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि क्या बना रही बेटा, एटीपी का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग है, सुनना ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग है, जिसके अंदर क्या होता है भैया, इसको हम लोग कहते हैं, इसके पास स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, इसलिए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल माना जाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो क्या काम करती है, सुरक्षा वगैरह देने का। क्रिस्टी उंगली जैसी संरचना और एक आंतरिक झिल्ली रहती है जो क्रिस्टी से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसका काम क्या होता है, पूरा काम समझना। माइटोकॉन्ड्रिया डिटेल में आपसे 7 मार्कर में पूछा जा सका है, और हर सेल ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक में मिलने वाला है, एनिमल और प्लांट दोनों में मिलता है। कॉलिकर ने जिसको बायोप्लास्ट कहा, बेंडमैन ने इसको बेंडा ने इसको क्या कहा, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा, और आल्टमैन ने इसकी खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी का पावर हाउस है। पावर हाउस मतलब जहां पर इंटरसेल्युलर रेस्पिरेशन होगा, अंतःकोशिकीय श्वसन होगा। इसका सचित्र वर्णन याद रखना पड़ेगा, डबल लेयर वैसे कैप्सूल जैसी संरचना बनाना, उसके अंदर उंगली जैसी संरचना।
ठीक है। बाहरी जो है आउटर झिल्ली दोहरी झिल्ली से घिरा है, एक आउटर झिल्ली एक इनर झिल्ली, आंतरिक झिल्ली से क्रिस्टी जुड़ी हुई है, उंगली जैसी संरचना। उस क्रिस्टी के अंदर थोड़ा सा लिक्विड बना देना, मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा वो लिक्विड? मैट्रिक्स। ऐसा गोल गोल डीएनए बना देना और छोटे छोटे राइबोसोम बना देना, खत्म। इतना बना देना, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर कभी पूछ ले इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन। तो याद रखना कि ये वृत्ताकार होता है और इसके अंदर वृत्ताकार क्या पाए जाते हैं? डीएनए और 70s राइबोसोम दोनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूं इसका कार्य क्या होता है, तो इसका काम होता है भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन कर ऊर्जा को एटीपी को क्या करना? मुक्त करना, ठीक है। ये करता क्या है? तो हमारे शरीर में ग्लूकोज जो रहता है वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पहुंचता है। जब हम सांस लेते तो ऑक्सीजन भी आती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है और उस समय ये क्या बना लेते हैं? CO2H2 और एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी, हमारी बॉडी की ऊर्जा की इकाई। एटीपी बनता है और इसी से हमें ऊर्जा मिलती है, मतलब खाना खाने से ऊर्जा नहीं मिलती है, श्वसन से ऊर्जा मिलती है, रेस्पिरेशन से। और पूरी प्रोसेस क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स चक्र। ये हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे भी और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस। तो देखो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो भी समझाना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों है? क्योंकि इसके पास स्वयं के डीएनए और राइबोसोम है। इस तरीके से आपको समझाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पूरी ऐसी इक्वेशन के साथ अगर आप लोग लिखेंगे ना तो बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन लगेगा। तो इसी तरीके से इसको लिख कर आने की क्या करेंगे? कोशिश। अगली बात यदि मैं करूँ तो कौन सा आ गया? तो आ गया हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस मतलब कि आपका एक कोशिका अंग जो भी कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये भी पाया जाता है बेटा किसमें? यूकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में भी किसमें? प्लांट और एनिमल दोनों में। तो देखो प्लांट और एनिमल में जो अलग अलग थे वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। कॉमन वाले कौन कौन से थे तो मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूंगी, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था, है ना। मतलब पिछली क्लास में भी हम लोगों ने इसको पूरा डिस्कस कर लिया था कि हमारे प्लांट और एनिमल सेल में कौन कौन से कॉमन है। तो ये मैंने आपको बता दिए थे कि प्लांट सेल में क्या क्या मिलेगा, तो सेल वॉल, प्लास्टिड, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? केवल प्लांट सेल में। लाइजोसोम, सेंट्रोसोम, ये कहाँ मिलेंगे? एनिमल सेल में। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, वैक्यूल्स, ER ये हर जगह है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। और राइबोसोम तो एक ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक में भी मिल जाएगा और यूकैरियोटिक में भी, ठीक है। तो इस तरीके से सेल ऑर्गेनल में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। फालतू में इसको बच्चे बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, कुछ टीचर्स भी इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा चढ़ा के इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, बहुत इजीली पढ़ा जा सकता है। चलो, तो गोल्जी कहाँ मिलेगा? प्लांट और एनिमल दोनों में। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसकी खोज की थी उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। नर्व सेल ऑफ आउल में इसकी खोज की थी। ये कैसी? तो इसमें क्या होता है? ऐसा फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे वेसिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वेसिकल्स। ऐसे वेसिकल्स होते, थैलीनुमा संरचनाएं होती है, ठीक है। फ्लैटन डिस्क लाइक सेक अरेंज इन पैरेलल, ऐसी डिस्क लाइक सेक होती है जो एक दूसरे के ऊपर ऐसी पैरेलल अरेंज होती है। इसका काम क्या होता है? तो गोल्जी का है हमारी बॉडी का यातायात नियंत्रक कहलाता है। देखो सबका अपना नाम है, उसके साथ उनका काम जुड़ा हुआ है। तो गोल्जी का क्या कहला रहा है? यातायात नियंत्रक, हमारा ट्रैफिक कंट्रोलर, जो कि गंदगी को क्या करेगा? साफ करेगा। ट्रैफिक कंट्रोलर जो कि क्या करेगा? इधर उधर बिखरी हुई चीजों को मैनेज कर देगा। तो इसका काम क्या होता है? ये याद रख लो बस। तो गोल्जी काय में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पैकेजिंग और डिस्पैचिंग, मतलब जो भी एक्स्ट्रा पदार्थ हमने कहा अंदर प्रोटीन बना, स्टीरॉइड बना, लिपिड बना, ER में बना, न्यूक्लियस में बना, तो जो भी पदार्थ बना है उसकी जरूरत है तब तो बॉडी उसको ले लेगी, जरूरत नहीं है तब तक क्या करेंगे? इसे बिखरा पड़ा रहेगा क्या? नहीं नहीं। गोल्जी काय क्या करता है? जो एक्स्ट्रा बिखरे हुए पदार्थ रहते हैं उसको पैकेज करके रख लेता है और जरूरत आने पर उनको क्या कर देता है? डिस्पैच कर देता है, ठीक है। तो जो भी हमारे प्रोटीन, स्टीरॉइड ऐसे पदार्थों को पैक करके रखना और जरूरत पड़ने पर डिस्पैच कर देना, ये काम किसका होता है? गोल्जी एपरेटस का। क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल, कोशिका का यातायात नियंत्रक। तो आई होप किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा कैसा दिखता है, किसने खोज की और क्या काम करता है, सब हमने देख लिया। अगली चीज आपकी जो आती है लास्ट, वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की एक खासियत है, ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है, यूकैरियोटिक्स में पाई जाती है। बट खास बात ये है कि प्लांट में ये बहुत बड़ी बड़ी होती है और बहुत कम होगी पर बहुत बड़ी बड़ी होगी, और एनिमल में बहुत छोटी छोटी, क्योंकि प्लांट को स्टोर ज्यादा करना है, एनिमल को कुछ स्टोर नहीं करना है, ठीक है। प्लांट सेल में से गुब्बारे जैसी फुली हुई जो थैली रहती है वो क्या कहलाती है? वैक्यूल्स। एनिमल में भी छोटी छोटी रहती है, ठीक है। तो ऐसे गुब्बारे के आकार की जो थैली नुमा संरचना रहती है जिसकी ऊपर वाली
जो झिल्ली वो क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। ये रहती है। इस थैली के अंदर आप समझो गुब्बारे जैसे थैली, मतलब पानी जैसे तरल पदार्थ भरे हुए रहते हैं। इसको पॉकेट ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका की जेब। कई बार लोग गोल्जी का और वैक्यूल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैडम वो भी तो पैक करके रख रही, नहीं, वो पदार्थ जो एक्स्ट्रा ना उसको थोड़ी देर पैक करके रखिए कि जरूरत पड़ेगा तो दे दूंगी। ये क्या काम करती है, स्टोर करके, संग्रहित करके रखने का। ये भंडारण थैलियां होती, भंडारण थैलियां मतलब ये क्या करती, तो मेंटेन टर्जिडिटी, मतलब ये रिजिडिटी, कठोरता बना के रखती, फुला कर रखती सेल को, और स्टोर करती फूड और वाटर को। जो भी पोषक तत्व, उत्सर्जक तत्व या वाटर है उसको स्टोर करके रखती है। ये वो थैलियां, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वैक्यूल्स। ठीक है, पादप कोशिका में विशेष रूप से इनका काम पड़ता है। इनका अवशोषण क्या क्या, तो न्यूट्रिएंट, वाटर और कुछ कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल, पर मेनली हमारी बॉडी में पोषक तत्व और जल को सेल के अंदर कहाँ रखा जाता है, तो कहाँ रखा जाता है, वैक्यूल्स में, रिक्तिकाओं में रखा जाता है। यहाँ पर हुए हमारे सारे के सारे सेल ऑर्गन और सेल कंप्लीट। सेल में हमने हर एक चीज देखी है कि हमारी सेल क्या होती है, उसकी डिस्कवरी क्या है, उसके दोनों टाइप्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एनिमल सेल और प्लांट सेल। और फिर हमने पढ़े सारे के सारे कोशिका। ठीक है, जितने भी कोशिका अंग थे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, झिल्ली, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, जीन, ठीक है, राइबोसोम, ईआर, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लाइसोसोम, सेंट्रोसोम जो एनिमल में पाया जाएगा, प्लास्टिड जो प्लांट में पाया जाएगा, और सारे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्जी का, सब सारे सेल ऑर्गन हमने कंप्लीट करे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं किसके ऊपर, तो अब हम लोग आ जाते हैं बेटा किसके ऊपर, तो सेल डिवीजन के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं, सेल डिवीजन पर। ठीक है, क्योंकि कोशिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है कि भैया सेल डिवीजन क्या होता है। चलिए सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन मतलब वो प्रोसेस, देखो परिभाषा याद रखना जरूरी है। सेल डिवीजन के बारे में हमें बताने वाले कौन है, रुडोल्फ विर्चो। कौन है, रुडोल्फ विर्चो। याद आया आपको, रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब उन्होंने हमें सबसे पहले बताया था कि जितनी भी नई सेल बनती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू और टू प्रोड्यूस डॉटर सेल। डॉटर सेल को बनाने के लिए, मतलब पेरेंट सेल का डॉटर सेल में टूटना क्या कहलाता है, तो कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें जनन कोशिकाओं से संतित कोशिका का निर्माण होता है, या जनन कोशिकाएं विभाजित होती है और संतित कोशिकाएं बनाती है। पेरेंट सेल डिवाइड एंड फॉर्म डॉटर सेल, ताकि क्या हो पाए, तो भैया कोशिका विभाजन तो जरूरी है। हमारे सबके जीवन की शुरुआत किससे हुई है, सिंगल सेल से। जब स्पर्म और ओवम मिला तब जाके एग का फॉर्मेशन हुआ माता के पेट में, और 9 महीने के अंदर जब सेल डिवीजन हुआ ना तब जाके पूरा बच्चा बना। हमें कोई चोट लग जाए, चमड़ी निकल जाए, तो वहां पर सेल डिवीजन होगा और वापस से स्किन सेल आएगी। ठीक है, तो हमारी ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो डैमेज टिश्यू है उनको, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक कंटिन्यू, इन सभी के लिए हमें किसकी जरूरत है, सेल डिवीजन। तो ये पूरा पेज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिका विभाजन क्या है और इसका महत्व क्या है, क्यों हमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया आवश्यक है। तो सेल डिवीजन और उसका इंपॉर्टेंस आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ताकि हमारी वृद्धि हो पाए, ऊतकों की मरम्मत हो पाए, पुरानी कोशिकाओं का स्थान नई कोशिकाएं ले पाए, ठीक है, प्रजनन हो पाए और आनुवंशिक निरंतरता बनी रहे, जेनेटिक कंटिन्यूटी बनी रहे। आई होप सभी को इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी देखो ये डायग्रामेटिक जिस तरीके की चीजें यूज की गई है यूज कर सकते हैं, ठीक है, 10 मार्कर में, ताकि चीजें क्या लगे, अच्छी लगे। अब क्या होता है ना, कई बार हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेल डिवीजन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सीधे माइटोसिस मियोसिस पढ़ने लगते, नहीं नहीं, सेल डिवीजन में पूरी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है ना, एक पूरी एक बनाई गई है, पूरा एक क्रम बनाया गया है जिसके द्वारा कोई सेल डिवाइड होती है, और उसको कहते हैं कोशिका चक्र। तो सेल साइकिल क्या, और सेल साइकिल से एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर कोई इसको फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखी हो तो पीवाईक्यू की क्लास आप लोग देख लें, मैं उसके लिंक भी नीचे लगवा दूंगी, है ना। तो ये 2 काम आप लोग कर ही ले। सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या है, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट फ्रॉम वन सेल डिवीजन टू द नेक्स्ट, एक कोशिका के बनने से लेकर अगली कोशिका विभाजित होने तक की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो सेल साइकिल कहलाती है। सेल साइकिल के 2 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर भी अलग अलग चरण आते हैं। मतलब मैं अगर आपकी बात करूं कि सेल साइकिल क्या है, तो सेल साइकिल मतलब वो क्रमिक, सेल साइकिल कोशिका चक्र, क्रमिक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिका विभाजित होती है।
ठीक है। जैसे हाथ से लिख के पढ़ाने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है, और अगर मैं क्लासरूम में पढ़ाया है मैंने जब ये टॉपिक, तो हाथ से लिख लिख के आप लोगों को पढ़ाया होगा। बट चूंकि अभी आप लोगों का रिवीजन फेज चल रहा है, और मैं आप लोग जो स्पेशली जिनका भी मेंस है उन लोगों के लिए लेक्चर्स बना रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी बता दूँ, ठीक है, ताकि आपका एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन, और अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि नहीं यार छोड़ के चले जाते हो, तो एटलीस्ट एक बार तो आप उसको देख ही लोगे। ठीक है, तो टॉपिक जरूर बताना जो आपको लग रहा है कि नहीं यार हमें करना है। तो ये क्या है, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डिवाइड। ठीक है, वो सारी क्रमिक घटनाएं, सारे इवेंट जिनसे कोई सेल क्या होगी, डिवीजन की तरफ जाएगी। इसकी दो प्रोसेस होती है, एक होता है इंटरफेस, इसमें एक क्या होता है, इंटरफेस, अंतरावस्था, और दूसरा क्या होता है, माइटोटिक फेज या एम प्रावस्था। ये दो तरह के यहाँ पर फेज होते हैं। इंटरफेस क्या होता है, तो आपको याद रखना है, इंटरफेस जो रहता है वो आपका अनडिवाइडिंग फेज है। कैसा फेज है, अनडिवाइडिंग, अनडिवाइडिंग फेज है। मतलब यहाँ कोशिका विभाजन हेतु तैयार होती है, विभाजन हेतु तैयार होती है। और इस इंटरफेज में भी कितने फेजेस चलेंगे, तो इसके अंदर भी आपका आएगा G1 S और G2, इतने इसके अंदर चरण चलेंगे। और ये प्रिपेयरिंग फेज है केवल, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है। जबकि मैं कहूँ जैसे हमारी सेल डिवीजन की मैं बात करूँ ना, कोशिका चक्र वो पूरा होने में 24 आवर्स का टाइम लगता है, और उन 24 आवर्स में से 23 आवर्स तो केवल वो सेल तैयार ही होती रहती है। ठीक है, 23 घंटे केवल इंटरफेस चलती है, 23 घंटे अंतरावस्था चलती है, जो अनडिवाइडिंग फेज है, जहां पर कोशिका केवल विभाजन के लिए तैयार हो रही है। और ये पूरा 1 घंटे में हो जाता है, 1 आवर की प्रोसेस होती है, जहां पर एक्चुअल डिवीजन होता है। ये कैसा फेज है, तो डिवाइडिंग फेज है, डिवाइडिंग फेज है। कोशिका क्या होती है, यहाँ पर विभाजित होती है। कोशिका के विभाजन में भी दो चीजें होती है, सबसे पहले तो होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब पहले किसका विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन होता है। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव का विभाजन। तो जब एक्चुअल में सेल डिवाइड होती है ना, तो पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, क्रोमोसोम वगैरह डिवाइड किए जाते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। और इसके अंदर भी अलग अलग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 प्रोसेस। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। पर चाहे मैं कहूँ किसी भी तरीके का सेल डिवीजन, ये सेल साइकिल तो सभी में चलेगी, कोशिका चक्र सभी में चलेगा, इसलिए कोशिका चक्र जानना बहुत जरूरी है। उन सभी क्रमिक घटनाओं का वर्णन यहाँ पर किया जाता है, उन सभी क्रमिक घटनाओं को यहाँ पे बताया जाता है, जिसके तहत गुजरकर कोई भी कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है, और पैतृक कोशिकाओं से संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऑल द स्पेशल इवेंट विच इंक्लूडेड, या ऑल द इवेंट विच इज इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, वो सब कहाँ पर आपको मिलेंगे, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले इंटरफेस चलेगी, 90 to 95% प्रोसीजर का हिस्सा यही है, जहां पर मेनली इसका कितने 24 आवर में से 23 आवर यहाँ पर लग जाएंगे। एक्चुअल टाइम कितना होता है, 24 आवर। ठीक है, यहाँ पर कितने, तो यहाँ पर सबसे पहला फेज आएगा गैप 1 फेज, G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है ना, सेल सबसे पहले डिवाइडिंग की तरफ बढ़ी है ना, अभी डिवाइड नहीं हुई, डिवाइडिंग की तरफ जाना है उसको। तो सबसे पहले तो सेल ग्रो करेगी, सेल को जो भी चीजें चाहिए, आरएनए, प्रोटीन, उसका सिंथेसाइजेशन करेगी। ठीक है, ऑर्गेनल्स यहाँ पर क्या होंगे, और सेल अपने आसपास का एनवायरनमेंट चेक करेगी, सब ऑर्गेनल्स धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, गायब होने लगेंगे, ये सब होता है। पर डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होता है। तो G1 या गैप 1 फेज या ग्रोथ 1 फेज, जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वृद्धि प्रावस्था, प्रारंभिक वृद्धि प्रावस्था, फर्स्ट ग्रोथ फेज, उसके अंदर क्या होगा, तो दो बातें लिख लो बस, कि सेल ग्रो करेगी और आरएनए और प्रोटीन जो भी आगे उनको जरूरत है, उन सभी चीजों का सिंथेसाइजेशन होगा, संश्लेषण होगा। एस फेज, एस फेज होती है मतलब आपकी संश्लेषण प्रावस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावस्था है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्रोमोसोम को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, तो भैया क्रोमोसोम को तोड़ोगे तो डीएनए और जीन भी तो आधे आधे हो जाएंगे, तो फिर जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम समझदार है, हमारी बॉडी समझदार है। बॉडी ऑलरेडी डीएनए की क्या बना लेगी, कॉपी।
मतलब एक क्रोमोसोम में पहले एक डीएनए था, अब कितने दिखेंगे? 2। तो टूट भी जाएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर वो कॉपी कहाँ बनाई जाती है? एस फेज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम का डिप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है, गुणसूत्रों को 2 गुना नहीं किया जाता है, डीएनए की प्रतिकृति की जाती है। ठीक है, ताकि आगे जाके जब टूटे तो कोई कमी ना हो। तो हमने कहा इंटरफेस, अंतरावस्था, जो अनडिवाइडिंग फेज है, केवल तैयार हो रही है सेल, उसके अंदर क्या क्या होगा? तो उसके अंदर पहले ग्रोथ 1 फेज चलेगी, जिसके अंदर क्या होगा कि सेल ग्रो करेगी, आरएनए प्रोटीन जो भी जरूरी है वो सब मटेरियल यहाँ पे संश्लेषित होंगे, सिंथेसाइज होंगे। एस में क्या होगा? एस में डीएनए ट्रिप्लिकेट हो जाएगा, डीएनए की प्रतिकृति बनेगी। और फिर आएगा गैप 2 फेज। गैप 2 फेज मतलब फाइनल ग्रोथ फेज, कि अब डीएनए की कॉपी बन चुकी है, अब सेल फाइनली ग्रो करेगी, और प्रोटीन तो हमने उसकी उसमें डीएनए को कॉपी करने में लगा दिया, तो अब हम एक्स्ट्रा प्रोटीन वगैरह यहाँ पर क्या करेंगे? बनाएंगे। एनर्जी और प्रोटीन वगैरह यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो प्रोटीन वगैरह, एनर्जी वगैरह का सिंथेसाइजेशन, एटीपी का सिंथेसाइजेशन होता है, और धीरे धीरे हम देखने लगते हैं कि स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गया। पर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 3 मेन इंपॉर्टेंट, G1, S और G2, एक और फेज आपको सुनने को मिली होगी, G0 फेज। कभी अलग से पूछ ले तो याद रखना, ये रेस्टिंग स्टेज होती है, जहां पर कई सारी ऐसी सेल होती है जो डिवाइड नहीं हो सकती, पर वो उस किनारे पर बैठी रहती है ना। मतलब हम कह रहे हैं कि जैसे न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स में तो कोशिका विभाजन नहीं होता है, पुनर्विभाजन की क्षमता कम होती है, तो वो कुछ नहीं करती, वो केवल वहां पर क्या करती है? रेस्ट फेज में बैठी रहती है। ठीक है, तो वो फेज जहां पर वो रेस्ट फेज में बैठी रहती है, कोई विश्राम अवस्था में रहती है, कोई भी विभाजन नहीं होता है, वो कौन सी फेज है? G0 फेज। कौन सी फेज रहेगी? G0। या हम कहते हैं कि जब भी कोई फेज जीवन की तरफ आने वाली भी रहती है, डिवाइड की तरफ, तो वो रेस्टिंग फेज जहां पर वो बैठी, वो क्या कहलाता है? G0। जब तक वो डिवाइड नहीं हो रही, क्या कहला रहा है? G0। जब ये सारे हो जाएंगे तो अब हमने कहा इंटरफेस तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब कौन सा फेज चलेगा? माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में अब सेल एक्चुअल में डिवाइड होना शुरू होगी। ठीक है, अब सेल का डिवीजन हम कह रहे हैं कि डिवाइड करना, तो अब डिवीजन 2 तरीके से होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री। हमारी कायिक कोशिकाओं में, सॉरी हमारी कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं का मतलब होता है सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल मतलब जो जन्म कोशिकाएं नहीं है, ठीक है, जो हमारी प्रजनन कोशिकाएं नहीं, मतलब स्पर्म और ओवम को छोड़ दो, तो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल है, सब में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। तो मैडम आप टाइप्स क्यों पढ़ा रही, पहले आपने माइटोटिक फेज क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि मैंने कहा यहाँ तक की फेज सब में सेम रहेगी, पर माइटोटिक की जो फेज है वो अलग अलग हो जाएगी, समसूत्री और अर्धसूत्री में। इसीलिए अब मैं 2 टाइप में डिवाइड कर रही हूँ, पर सेल साइकिल दोनों में कॉमन है, और सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कोई भी इसको मिस तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, गलती से भी नहीं करेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के प्रकार, सो माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री जो कायिक कोशिकाओं में होगा, मतलब जो प्रजनन नहीं है, उन सभी कोशिकाओं में यही होगा। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर एक बार विभाजन होगा, 2 बार नहीं होगा, आपको 2 समान तरह की सेल्स डिवाइड होकर मिलेगी, मतलब एक सेल से 2 आपको सेल क्या होगी? डिवाइड होकर मिलेगी, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या भी सेम ही रहेगी, गुणसूत्र भी आगे नहीं, आधे नहीं होंगे। और इस तरह के सेल डिवीजन का मेन मकसद क्या होता है? वृद्धि और मरम्मत करना, हमारी बॉडी की ग्रोथ और विकास करना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक्चुअल में मैं आपको अभी लास्ट में दिखा दूंगी, अभी मैं केवल समझा रही हूँ कि मियोसिस माइटोसिस होता क्या। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन जो 2 जगहों पे होगा, एक होगा अंडाणु में, फीमेल में ओवम में, और पुरुषों में होगा स्पर्म में, शुक्राणु में। केवल इन्हीं 2 जगहों पर इस तरह का विभाजन होता है। ठीक है, शुक्राणु में होगा। यहाँ पर 2 क्रमिक विभाजन एक साथ चलेंगे, मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 2 बार होती है, और यहाँ पर एक सेल से आपको कुल मिलाकर 4 सेल मिलेगी, और गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी रह जाएगी? आधी। गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी? आधी, इसलिए कहते हैं इसको अर्धसूत्री। ये रिडक्शनल डिवीजन होता है और ये इक्वेशनल होता है, मतलब यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, यहाँ पे आधी हो जाती है। चलो सबसे पहले हम लोग माइटोसिस समझते हैं। माइटोसिस में इंटरफेस तो चलेगा ही चलेगा, मतलब सेल साइकिल पूरी चलेगी, G1, S और G0, ये पूरा चला, डीएनए की कॉपी बनी, सब कुछ हुआ। फिर माइटोसिस में माइटोटिक फेज जब चलेगी तो उसके अंदर भी 4 फेज आएगी। माइटोटिक फेज जब चलेगी तो उसके अंदर कितनी फेज आएगी? 4 फेज। माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, जो कि हमारे हर सेल में चलेगा, केवल स्पर्म और ओवम को छोड़ दे तो। इसमें मैंने कहा कि सबसे पहले तो क्या चलेगी? तो इसके अंदर सबसे पहले चलेगी सेल साइकिल, कोशिका चक्र।
कोशिका चक्र अगर चलेगा तो कोशिका चक्र में क्या क्या चलेगा, तो कोशिका चक्र में सबसे पहले तो क्या चलेगा, इंटरफेस। इंटरफेस मतलब अंतरावस्था तो चलेगी ही चलेगी। अंतरावस्था में G1 S G2 ये सब चला, डीएनए की कॉपी वगैरह सब हो गया। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे माइटोटिक फेज में, जहां पर एक्चुअल में सेल डिवाइड होने वाली है। एम प्रावस्था में पहुंचेंगे, यहाँ पर सेल डिवाइड होने वाली है। तो यहाँ पर कितने चरण आएंगे, टोटल 4। यहाँ पर भी 2 पार्ट में टूटेंगे। पहले आएगा कैरियोकाइनेसिस, सबसे पहले तो केंद्रक न्यूक्लियस टूटेगा, और फिर क्या आएगा, तो फिर जो दूसरा पार्ट आएगा वो आएगा साइटोकाइनेसिस। तो जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो उसके अंदर 4 प्रोसेस होगी। प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज पश्चावस्था और टेलोफेज अंत्यावस्था। ऐसे 4 फेज चलेगी और इन चारों से गुजरने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा और सेल 2 टुकड़ों में टूट जाएगी। तो चलो बहुत आसानी से प्रोफेज को समझ लो कि प्रोफेज में होता क्या है। वर्ड्स अगर आपको यहाँ पर थोड़े छोटे लग रहे हो तो भी हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोफेज में बहुत बेसिक सी चीजें होती है। प्रोफेज में क्या होता है तो मैं आपको समझा देती हूँ। प्रोफेज में जो सेल रहती है वो नॉर्मल सेल डिवीजन की तरफ जा रही, तो अब सेल के अंदर क्या होने लगता है ना कि सेल ऑर्गेनल लुप्त होने लगते हैं, कोशिका झिल्ली वगैरह लुप्त होने लगती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डिसअपियर होने लगती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो जाती है। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो जाती है। जो धागे हैं क्रोमेटिन धागे वो किसमें बदलने लगते हैं, क्रोमोसोम में। ठीक है, तो क्रोमेटिन धागे किसमें बदलने लगते हैं, क्रोमोसोम में। और आपका जो सेंट्रियोल है वो दोनों सिरों पर जाने लगते हैं और उनसे स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, प्रो मेटाफेज आपको याद नहीं करनी, हम प्रोफेज से सीधे पहुंचेंगे मेटाफेज पे। तो प्रोफेज में क्या क्या हुआ बेटा, तो प्रोफेज में आपकी सेल ने अपना साइज तो लार्ज कर ही लिया था। सेल ऑर्गेनल धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में से डिसअपियर होने लगेंगे, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ब्रेक होने लगेगी, दोनों सिरों पर क्या आ जाएगा आपका, स्पिंडल सेंट्रियोल, उससे क्या निकलने लगेंगे, स्पिंडल फाइबर। और अंदर जो धागे थे न्यूक्लियोलस वगैरह सब हट जाएगा, और अंदर जो धागे जैसी संरचना थी जिसको हम लोग क्रोमेटिन कह रहे हैं वो किस में बदल जाएंगे, तो वो इस तरीके से क्रोमोसोम में बदल जाएंगे। ये हुई प्रोफेज। प्रोफेज के बाद पहुंच जाना सीधे मेटाफेज। मेटाफेज पे क्या होगा, तो मेटाफेज में जो भी गुणसूत्र है वो भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएंगे, आकर बैठ जाएंगे। मतलब ऐसी एक सेंटर इक्वेटर लाइन पर आकर बैठ जाएंगे सारे क्रोमोसोम। और उन क्रोमोसोम से क्या जुड़ जाएगा, तो उन क्रोमोसोम के हर सिरे से ऐसा क्या जुड़ जाएगा, तो स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। स्पिंडल फाइबर कहाँ से, तो इस तरीके से इसको याद रखना आप, स्पिंडल फाइबर कैसे जुड़ते हैं। डायग्रामेटिक विजन बताऊं तो ऐसे देखना, इस तरीके स्पिंडल फाइबर उनके सेंट्रोमियर से आकर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। स्पिंडल फाइबर जुड़े, अब वो स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, तो शॉर्टेस्ट एंड द बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम है ना, ये सबसे यहाँ पे इक्वेटर प्लेट पर आकर बैठ गए, सब इजीली दिखने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। अब क्या होता है एनाफेज में, एनाफेज को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए हम लोग इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि प्रोफेज को कहा जाता है पूर्वावस्था। ठीक है, प्रोफेज के बाद आपकी जो मेटाफेज रहती है उसको कहा जाता है मध्यावस्था। फिर आपकी एनाफेज को कहा जाता है पश्चावस्था, और लास्ट टेलोफेज को कहा जाता है अंत्यावस्था। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पर मेटाफेज में आकर क्या हो जाएंगे, सब बैठे अलाइन हो गए। एनाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो रहेंगे ना वो सिकुड़ने लगेंगे। स्पिंडल फाइबर सिकुड़ने लगेंगे तो इस तरीके से स्पिंडल फाइबर क्या होने लगे, सिकुड़ने लगे। और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्रोमोसोम को क्या किया, दूसरी दिशा में खींच लिया। क्रोमोसोम को क्या किया, तो विपरीत दिशाओं में क्या कर लिया, खींच लिया, और इससे सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड रहती है एक दूसरे से अलग हो जाती है, एक पार्ट ऊपर चला जाता है, एक पार्ट नीचे आ जाता है। ठीक है, और टेलोफेज में क्या होता है, तो टेलोफेज में अब आपको एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिखने लगते हैं ऐसे। ठीक है, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिखने लगते हैं, है ना। वापस से जो आपके क्रोमोसोम है वो धागों में बदल जाते हैं, है ना। न्यूक्लियस आ जाता है, न्यूक्लियोलस आ जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आने लगती है धीरे धीरे, ये सब होता है। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और लास्ट होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब आपके कोशिका द्रव का विभाजन। एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है, प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है। एनिमल सेल में बनती है क्लीवेज फरो, जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्लीवेज फरो बनता है, ऐसे अंदर ही अंदर एक चक्री चलती है, और जो आपकी सेल है ना वो ऑटोमेटिक ऐसे 2 पार्ट में टूट जाती है। मतलब बहुत बड़ी प्रोसीजर नहीं, ऐसे ऐसे चक्री चलेगी, और जो 2 न्यूक्लियस है उनके आसपास पूरे सेल ऑर्गेनल बन जाएंगे, साइटोप्लाज्म बन जाएगा, और वो 2 सेल में टूट जाएगी।
जबकि प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होता है सेल प्लेट के थ्रू। किसके थ्रू होता है? सेल प्लेट के थ्रू। ठीक है, कोशिका पट्टिका के थ्रू होता है। यहाँ पर ऐसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऐसे पेप्टाइड्स बनते, प्लेट बनती है और फिर प्लांट सेल दो पार्ट में टूट जाती है और इस तरीके से आपको दो आइडेंटिकल सेल क्या हो जाती है? मिल जाती है। और ये वाला जो सेल डिवीजन है 1 से 2, 2 से 4 ऐसे टूटते जाएंगे और ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए काम करता है कौन सा वाला? माइटोसिस। इसके ही विपरीत अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस सेल डिवीजन जो रहता है ये रिडक्शनल डिवीजन रहता है। ये कहाँ होता है? स्पर्म में, अंडाणु में और शुक्राणु में, इनमें पाया जाता है। ठीक है, कौन सा वाला? मियोसिस वाला। मैडम इनमें क्या होता है मियोसिस में? तो देखो मियोसिस में हम क्या कह रहे हैं कि मियोसिस कब होगा? हमने कहा हमारे चाहे स्पर्म की बात कर लें, शुक्राणु की बात कर लें पुरुषों में, या महिलाओं में ओवम की बात कर लें, अंडाणु की बात कर लें, ये 2n हमारी हर सेल कैसी होती है? 2n डेप्लॉइड सेल होती है। कैसी सेल होती है? डेप्लॉइड, द्विगुणित सेल होती है। द्विगुणित कोशिकाएं होती है हमारी हर सेल पर, ये दोनों द्विगुणित नहीं होती है। इन दोनों को द्विगुणित से हम क्या बनाते हैं? पहले तो n बनाते हैं। क्या बनाते हैं? n बनाते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम 2n से क्या बनाएंगे? n बनाएंगे। ये होगा मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 में। और फिर हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि एक ही शुक्राणु या एक ही अंडाणु होंगे, और भी होंगे। तो ये सेल और डिवाइड होगी ताकि पूरे अंग का निर्माण हो सके। तो ये n से फिर n में क्या किया जाएगा? इनको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये किस में होगा? तो ये होगा मियोसिस 2 में, ताकि भविष्य में जब ये n और n मिले तो जब भविष्य में जब फ्यूजन हो और n और n मिले तो कितने बन जाए? 2n बन जाए। ठीक है, तो ये जो प्रजनन कोशिकाएं होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, इनको डेप्लॉइड नहीं रखा जाता है, इनको हैप्लॉइड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? हैप्लॉइड बनाया जाता है, एक गुणित बनाया जाता है, ताकि भविष्य में जब ये मिले तो ये द्विगुणित हो जाए। तो पहले इनको एक गुणित रखना पड़ता है और इसीलिए इस तरह की सेल में बॉडी में कौन सा डिवीजन चलता है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, जहां पर गुणसूत्रों को ही आधा कर देते हैं। आधा मतलब 23 ऊपर रह जाएंगे और 23 नीचे, है ना। हमने वहां पर गुणसूत्रों को आधा नहीं किया था, यहाँ पर हम लोगों ने केवल गुणसूत्रों के क्रोमेटिड सिस्टर को अलग अलग किया था। मतलब 46 इधर 46 इधर, पूरे थे, आधे नहीं हुए थे। वहां पे हम क्रोमोसोम को ही आधा कर देंगे। किसमें? तो हमारे अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम ही क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। कितने होंगे? तो चलो उसको देख लेते हैं कैसे होंगे। देखो प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 यहाँ पे सबसे पहले चलती है, मतलब यहाँ पर पहले मियोसिस 1 चलता है, प्रोफेज 1 चलती है। इसके अंदर पहले 5 प्रोसीजर चलती है। प्रोफेज 1 के अंदर क्या किया जाता है? डीएनए की, हम कह सकते हैं क्रोमोसोम की ओवरलैपिंग, जेनेटिक मटेरियल को ओवरलैप करवाया जाता है ताकि वो मिक्स एंड मर्ज होकर क्या बन पाए? तो पूरी एक नई सेल बना पाए। तो यहाँ पर चलता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ऐसी 5 प्रोसेस प्रोफेज 1 में चलती है। मैं कह रही हूँ इतनी डिटेल की हमें जरूरत नहीं, पर कभी पूछ ले तो इसलिए याद रख कि मियोसिस में मियोसिस 1 मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 में पहले प्रोफेज 1 होगी और उसके अंदर भी 5 प्रोसेस होगी। लेप्टोटीन में सबसे पहले क्या होता है? तो क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं। ठीक है, और डीएनए यहाँ पर ऑलरेडी रिप्लिकेट पहले से हो चुका होता है। तो धीरे धीरे मियोसिस में भी वो पूरी सेल साइकिल तो चलेगी, इंटरफेस तक तो आएंगे, फिर ये शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम धीरे धीरे दिखने लगते हैं लेप्टोटीन में। जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में जो होमोलोगस पेयर है, हमने कहा क्रोमोसोम जोड़ों में रहते हैं, तो जो होमोलोगस पेयर है, सम रूपी या सम जातीय जो गुणसूत्र है वो एक दूसरे के पास आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, और उनके बीच में एक लिक्विड बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्टोनोवल द्रव बना है। ऐसे लिक्विड से जुड़ जाते हैं और ऐसे एक दूसरे के पास आके बैठ जाते हैं और बाइवेलेंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बाइवेलेंट। एक दूसरे के पास आकर बैठ गए समजातीय गुणसूत्र। ठीक है, जिनका जोड़ा एक दूसरे के साथ था वो एक दूसरे के पास आकर बैठ गए। पैकेटीन में क्या होता है ना, ये एक दूसरे से ओवरलैप होने लगते हैं। साइनेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर होती है बेटा क्रॉसिंग ओवर। क्या होने लगती है? क्रॉसिंग ओवर। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है और इनके जो जेनेटिक मटेरियल है एक दूसरे से मिक्स मर्ज होने लगते हैं। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मिक्स मर्ज होंगे ना, ताकि जो बच्चे पैदा हो भविष्य में उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन है। ऐसा तो नहीं कि डिक्टो माता पिता जैसे दिखते, कुछ गुण माता के कुछ गुण पिता के, और हमसे भी थोड़े अलग ही दिखेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मटेरियल की ओवरलैपिंग करवाई जाती है। तो जो समजाति गुणसूत्र एक दूसरे के पास आके बैठे उनकी ओवरलैपिंग करवाई जाएगी, क्रॉसिंग ओवर होता है। और यहाँ पर क्या बनता है? तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेस बनता है। क्या बनता है? रिकॉम्बिनेट, पुनर्संयोजन प्रारंभ हो जाता है। डेप्लोटीन में क्या होता है? होमोलोगस पेयर अब अपने अंदर क्या हो जाती है? पूरे उनका क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और जो साइनेप्स बीच में था अब वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा।
साइनेप्स हट जाता है और किसका, तो भैया काइज़मेटा दिखने लगता है। काइज़मेटा का दिखना मतलब ऐसे दो क्रोमोसोम का दिखना जिनके जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए। और डाइकाइनेसिस जो इसकी लास्ट प्रोसेस है कि अब जिन क्रोमोसोम के जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुके हैं वो क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनने लगेंगे, ठीक है, और अब इनको तोड़ने की बारी आएगी, ठीक है, अब इनको विभाजित करने की क्या आएगी, बारी। अब क्या आएगी आपकी मेटाफेज। मेटाफेज में मैंने कहा सारे क्रोमोसोम ऐसे बीच में आकर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। सारे क्रोमोसोम ऐसे लाइन से बीच में आकर क्या हो गए, बैठ गए। अब उन क्रोमोसोम को क्या किया जाएगा, होमोलोगस जोड़े, है ना, मेटाफेज पे यहाँ पर होमोलोगस पेयर बीच में आकर बैठे। देखो हमने कहा ये है होमोलोगस पेयर। आपको पता होगा माइटोसिस में एक एक बैठे थे, एक एक क्रोमोसोम। यहाँ पर ऐसे दो दो जोड़े होमोलोगस पेयर जिनके जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से ओवरलैप हो गए, वो ऐसे बीच में आकर बैठ जाएंगे। कितने जोड़े ऐसे बीच में आकर बैठेंगे बेटा, तो मैं कह रही हूँ 23 जोड़े। कितने, तो ऐसे 23 जोड़े ऐसे बीच में आकर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ऐसे बैठे, ठीक है। हमने कहा ये है स्पिंडल फाइबर, इनसे जुड़ेंगे ऊपर वालों से अलग, नीचे वालों से अलग। मतलब यहाँ पर अब एक सिंगल क्रोमोसोम से नहीं जुड़ रहे, जोड़ों से जुड़ रहे। फिर क्या होगा, मेटाफेज में ये ऐसे आके बैठे। एनाफेज में एक क्रोमोसोम कहाँ चला जाएगा, पूरा ऊपर, और आधा क्रोमोसोम पूरा उसका मतलब आधे क्रोमोसोम कहाँ रह जाएंगे, नीचे। मतलब 23 चले गए पूरे ऊपर, 23 चले गए ऊपर, और 23 कहाँ रह गए, नीचे। मतलब क्रोमोसोम की संख्या ही क्या हो गई है, आधी। जो हमेशा जोड़ों में थे उनके जोड़े ही हमने क्या कर दिए, तोड़ दिए। हमने क्रोमोसोम नहीं तोड़े, हमने क्रोमेटिड सिस्टम नहीं तोड़ी, हमने क्रोमोसोम ही तोड़ दिए। और आधे गुणसूत्र ऊपर और आधे नीचे। अब ये जो एन वाले हैं, इस तरह के दो आपको न्यूक्लियस दिखाई देने लगेंगे जिनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या क्या दिखेगी, आधी दिखेगी। एक सेल के अंदर ऐसे दो, ठीक है, और यही मैंने कहा यहाँ पर आपको दिखेगा। मेटाफेज में गुणसूत्र जो है 23 जोड़े, जोड़ों से आके बीच में बैठ जाएंगे। एनाफेज में 23 जोड़े ऊपर रह जाएंगे, 23 जोड़े नीचे। टेलोफेज में अलग अलग हो जाएंगे। और एन, ठीक है, जो 2 हैप्लॉइड सेल्स है वो आपको अलग दिखने लगेगी। मतलब ऐसी कोशिकाएं दिखने लगेगी जिनके नाभिक के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, तो आधे हैं, मतलब 23 और 23 ही, ठीक है। फिर एक इंटरकाइनेसिस आएगा। इंटरकाइनेसिस मतलब एक रेस्टिंग फेज आएगा, जहां पर डीएनए वगैरह की कोई कॉपी नहीं होगी, एक रेस्टिंग फेज है, ठीक है, जिसको हमने थोड़ा सा पॉज दिया है। इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस। और इस इंटरकाइनेसिस के बाद चलेगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 क्यों चलाना बेटा, तो अभी तक तो हमने मियोसिस 1 में केवल 2n से n बनाया। अब उस n को भी तो तोड़ना है ना, जैसे माइटोसिस में करते थे नॉर्मल सेल डिवीजन, वो भी तो करना है, ताकि स्पर्म से और स्पर्म बन पाए, ओवम से और ओवम बन पाए। तो वो भी तो करना है ताकि बढ़ते चले जाए। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, मियोसिस 2, जो कि सेम माइटोसिस जैसे। अब आपके जो वो 23 जोड़े क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, वो क्रोमोसोम ऐसे बीच में आके बैठेंगे मेटाफेज पे। फिर वो उससे क्या जुड़ेंगे, स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे। फिर उसको क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा, और फिर आपको ऐसे दो अलग अलग सेल मिले। मतलब मियोसिस 2 सेम माइटोसिस जैसा ही है, उसमें अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस इसको याद रखना, आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और इस तरीके से आपका दो तरीके के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। इसमें एक सेल डिवीजन होता है, उसमें दो डिवीजन होते हैं। यहाँ पर दो सेल्स मिलेगी आपको बनी हुई, वहां पर 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। यहाँ पर सेल्स डिप्लॉइड रहती है, वहां पर सेल्स कैसी हो जाती है, हैप्लॉइड। ये किस तरह की सेल्स में होता है, शरीर की कायिक कोशिकाओं में, और वो शरीर की जनन कोशिकाओं। ये यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, वहां पर क्रॉसिंग ओवर किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य वृद्धि और मरम्मत करना है। इसका मेन उद्देश्य गैमेट फॉर्मेशन करना है। यहाँ पर डॉटर सेल बिल्कुल डिक्टो रहती है, आइडेंटिकल, और यहाँ पर क्या आ जाते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस। और ये आपका एक 7 मार्कर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी स्टूडेंट अगर सेल डिवीजन छोड़ के जा रहा है तो छोड़कर ना जाए, एटलीस्ट बेसिक डिटेल पढ़कर जाए। कई लोगों को वो बहुत हैप्टिक लगता है कि पैकेटिन डाइकाइनेसिस ये आ गया। एक बार आप अच्छे से देखना तो आपको समझ में आएगा कि कितनी फ्रूटफुल प्रोसेस और कितनी आसानी से आप लोग समझ सकते थे, ठीक है। बस जो बातें मैंने बोली ना उतना भी आप लिख लेंगे और अपने नोट्स बना लेंगे तो भी आपका काम हो जाए, ठीक है। तो सेल थोड़ा बड़ा टॉपिक था तो हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि हमारा यूनिट नंबर 2 से रहेगा। और ऐसे ही हर यूनिट से एक एक टॉपिक, फिर उसको वापस से रिपीट करेंगे और फिर यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और जो भी टॉपिक आप लोग चाहते हैं वो मुझे जरूर बताइए, ठीक है। थैंक यू।